हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उपिंदर सिंह, और उसमें आज हमारा टॉपिक होगा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारी। यानी कि पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी पहलुओं को देखने की कोशिश की थी और उसी क्रम में अब हम जाएंगे मौर्योत्तर काल को लेकर के। लेकिन मौर्योत्तर काल जो है एक कहा जाए कि विकेंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता का काल है और उसमें आपके घरेलू शासक और विदेशी शासक दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं पहले विदेशी शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया उनके बारे में मैं चर्चा करूं, ठीक है। इसीलिए आज इसमें हम जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए उनकी हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जब सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और अपना रजिस्टर पेन पेंसिल ले करके इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो ये आप सामने देख रहे हैं कि अलग अलग समय के विदेशी आक्रमणकारी किस किस तरीके से आए, किस तरीके से उन्होंने सिंध नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करने का प्लान किया, किस तरह की परिस्थितियां थी। तो एक मुझे लगा कि एक अच्छी इमेज के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ की सभ्यता है, कहाँ के लोग हैं, किस तरह की उनकी वेशभूषा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इमेज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और भारतीय संस्कृति में आप देख रहे होंगे कि भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो है हाथियों की, और जो विदेशी संस्कृतियों की जो विशेषता है उनकी है घोड़े, रथ और अन्य चीज़ों की। ठीक है, तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके साथ भी सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इतिहास वैकल्पिक विषय आप में से जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7 तारीख से जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें अभी 22 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी उसमें इंट्रोडक्शन ही चला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बैच आपका पहली बार प्रॉपर तरीके से 2026 के लिए टारगेट किया गया है। न्यू ईयर बैच है। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है। मटेरियल से लेकर के पर्सनल आंसर राइटिंग से लेकर के सब कुछ इंक्लूड है। और इसमें एम के लाइव कोड के साथ में आपकी जो फीस डिस्काउंट होकर के हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वो आपका 14,999 रुपये। ठीक है ना। 6 महीने का कोर्स है। इजी लैंग्वेज में आराम से इसको पढ़ सकते हैं, नंबर उठा सकते हैं। और इसका जो मेरा टारगेट है वो आप जानते ही हैं कि मेरा टारगेट आपको 300 प्लस मार्क्स दिलवाने का है, जिससे कि आप प्रॉपर आईएएस बन सकें। तो जल्दी कीजिएगा, इस बैच को ज्वाइन करके जितना डिले करेंगे उतना आपका सिलेबस आगे निकलने के चांस रहेंगे। ओके, और सबसे बड़ी खुशी की चीज ये है कि आप में से जो सभी छात्र 2025 या 2026 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और एग्जाम दे रहे हैं, बैच नहीं ज्वाइन करना चाह रहे बल्कि एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें इतिहास का, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास और संस्कृति में। तो उसको लेकर के मैं एक मैराथन सेशन आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं 11 जनवरी सैटरडे को दोपहर में 12 बजे से। ठीक है ना। और ये आपके संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के है। 1857 से लेकर के 1947 तक के जितने भी पहलू हैं वो सभी A to Z आपकी सारी चीजें कंपाइल करके आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इस पोर्शन को कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक ही क्लास और आपका फ्रीडम मूवमेंट कंप्लीट। यानी कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से कम 9 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाने चाहिए। मैं 100% तो कभी नहीं कहता, लेकिन लगभग 90% तक क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, सैटरडे 11 जनवरी 12 बजे दोपहर से लेकर के शाम तक, जब तक आपका ये पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट मैराथन सेशन। ठीक है ना। अपने और अपने साथ के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि आपके विदेशी आक्रमणकारी भारत में 2 चरणों में आपको दिखाई देते हैं। हालांकि एक विदेशी आक्रमणकारी और भी हैं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है,
और उनको हम मानते हैं आर्य। लेकिन आर्यों की उत्पत्ति को लेकर के विवाद है, इसलिए हम उसको किसी तरीके से कंसीडर आक्रमणकारी के तौर पर कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं अलग बात है। लेकिन हाँ, विदेशी आक्रमणकारी वो भी माने जाते हैं कि उन्होंने भारत के क्षेत्र में आए और यहाँ पर कब्जा किया और अपनी संस्कृति परंपरा यहाँ पर उन्होंने विकसित की थी। ठीक है ना। इसी क्रम में अगर हम कहें कि ये आपके दो आक्रमणकारी हकामनी, जिन्हें हम ईरानी कहते हैं, ईरानी या पर्शियन कहते हैं, और दूसरे हैं यूनानी। ठीक है ना। एक तो ये हैं जो आपके मौर्य काल से पहले, मौर्य काल से पूर्व इनका आक्रमण हुआ था, और दूसरे हैं इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पहलव। चार हैं, एक और भी है पहलव, और ये मौर्य काल के बाद हैं, के बाद। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं, जिनको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मौर्य काल से पूर्व के विदेशी आक्रमणकारी यानी कि हकामनी, और यूनानी यानी कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हकामनी या ईरानी आक्रमण के बारे में। इसे हम पर्शियन या ईरानी आक्रमण भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको एक नाम और भी कहा जाता है अर्कमेनिड, अर्केमेनिड भी कहा जाता है, एकेमेनियन भी कह सकते हैं, अर्कमेनिड भी कहते हैं, एकेमेनियन भी कहा जाता है, एकेमेनियन भी कहा जाता है। यानी कि ये इनका जो एम्पायर है, आप देख रहे हैं कि ये भारत का है, भारत के आगे जो ईरान का पूरा जो क्षेत्र है, यही है इनका पूरा साम्राज्य, एकेमेनियन। और इसका जो संस्थापक माना जाता है, संस्थापक, वो है आपका साइरस। संस्थापक है इनका साइरस। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, साइरस फर्स्ट। और साइरस फर्स्ट ने पहली बार, प्रथम बार भारत पर आक्रमण का प्लान बनाया, पर आक्रमण किया। ठीक है ना। और वो भी कहां से होकर के, ध्यान रखिएगा, इसने आक्रमण किया आपके एक एरिया है जिसे हम कहते हैं गैड्रोसिया, यानी कि बलूचिस्तान वाला इलाका होकर के, इधर से। तो उसने गैड्रोसिया से आक्रमण किया। गैड्रोसिया बोले तो बलूचिस्तान या मकरान भी कह सकते हैं, आक्रमण, लेकिन असफल हुआ। ये असफल हो गया, यानी कि इससे बहुत अधिक विजय नहीं प्राप्त हुई, सफलता नहीं मिली और वापस चला गया। तो भारत पर पर्शियन अटैक करने वाला पहला व्यक्ति है साइरस, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद हम बात करें तो इसी अर्केमेनियन साम्राज्य का वो है आपका डेरियस, या इसी को हम कहते हैं दारा। दारा फर्स्ट भी कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे, डेरियस है। और इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 532 से लेकर के 486 ईसा पूर्व के आसपास का है। 532 से लेकर के 486 बीसी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है ना। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है कि इसने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ठीक है ना। यह सफल हुआ और इसने पंजाब और सिंध पर कब्जा किया। यह रहा पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र पर इसने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और कब्जा करने के बाद इसे अपना 20वां प्रांत बनाया,
ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर आपका 23वां लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 22वां लिखा रहता है, कहीं 21वां लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा, इससे 20वां अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गांधार हुआ, पंजाब हुआ, सिंध हुआ, इस क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया है। और खास बात यह है कि यहां से इसकी जानकारी जो है, ध्यान रखिएगा, मैं इसकी, ये आप देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से आता है, एक्मेनियन साम्राज्य जो है, और यहां तक आपका अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। ये जैड्रोसिया है, बलूचिस्तान वाला इलाका, और यहां पर इसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यहां से उसका पिता साइरस आया था, जो आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं क्या क्या है। और सोचिए कितना बड़ा उसका साम्राज्य था, कहां कहां तक उन्होंने अटैक किया था, ये भी आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी एम्पायर है इसकी, ठीक है ना। तो यहीं पर अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि दारा फर्स्ट का भारत पर जो आक्रमण है, उसकी जानकारी का जो स्रोत है वो क्या क्या है। तो देखिए, स्रोत आपके, पहली बात तो यह है कि इसके 3 अभिलेख हैं जिसमें इसकी जानकारी दी गई है 20वें प्रांत की। कौन कौन से अभिलेख हैं वो याद रखिएगा, बेहिस्तून, परसिपोलस और नक्शे रुस्तम। बेहिस्तून, परसिपोलस और नक्शे रुस्तम। इन अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। और इसकी जानकारी का दूसरा स्रोत क्या है? हेरोडोटस। यानी कि जो इतिहास का पिता कहलाता है, जिसने हिस्टोरी का किताब लिखी थी, ठीक है ना, हेरोडोटस, वो भी इसके बारे में जानकारी देता है। ये क्या कहता है? हेरोडोटस कहता है, हेरोडोटस इसके 20वें प्रांत की जानकारी देता है, बताता है कि इसके माध्यम से उसे लगभग मान के चलिए तो 360 टैलेंट सोना मिलता था। यहां से डेरियस को 360 टैलेंट सोना यहां से मिलता था। यानी कि डेरियस की आय का 1/3 भाग इतना सोना था। ये 1/3 भाग यहां से। इसीलिए हेरोडोटस ने इस प्रांत को गोल्डन प्रांत करो, गोल्डन प्रोविंस कहा है। स्वर्ण राज्य की संज्ञा दी है कि यह एक स्वर्ण राज्य था, गोल्डन प्रांत था। यह इसने इसके बारे में जानकारी दी है। तो यह बात क्लियर हो गई कि भारत पर आक्रमण के 2 स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, किस किस ने क्या क्या बताया है, ये सारी चीजें। अब इसमें आक्रमण के संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डेरियस ने भारतीय सैनिकों तथा हाथियों का भी अपनी सेना में प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिक उसकी तरफ से ना लड़े हों, यह भी उसने किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यह एक कंसेप्ट है। दूसरा, उसने एक काम और किया था डेरियस फर्स्ट ने। डेरियस ने स्काई लैक्स नाम के व्यक्ति को, सिंधु नदी की खोज करने के लिए नियुक्त किया था। अब कहोगे सिंधु नदी तो ऑलरेडी उसने पार करके तभी तो उसने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। सिंधु नदी की खोज नहीं, बल्कि सिंधु नदी की व्यापारिक महत्व की खोज।
यानी कि ये नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ गिरती है, किस तरीके से है, कितनी चौड़ी है, उसके पूरे के पूरे विवरण को निकालने के लिए उसने इसको नियुक्त किया था। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, ये 20वां प्रांत जो है आपकी कब तक चलता रहा? ये 20वां प्रांत यानी कि यह क्षेत्र आपके डेरियस थर्ड के समय तक चलता रहा। डेरियस थर्ड के समय तक चलता रहा। और इस डेरियस थर्ड को बाद में इस पूरे साम्राज्य को, आर्मेनियन साम्राज्य को सिकंदर ने जीत लिया था। ध्यान रखना, 330 बीसी में सिकंदर ने पूरे साम्राज्य को जीता और अर्वेला के युद्ध में, कौन से? अर्वेला के युद्ध में डेरियस थर्ड को हराया। ये रहा, डेरियस थर्ड को हरा दिया। यह कंडीशन थी। बस अब बात आती है कि इसने जीत लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बस यह है कि एक व्यापारिक महत्व की गतिविधियां शुरू हो गई थी। ध्यान रखना, तो मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बता देता हूं। इसका महत्व क्या है? देखिए, महत्व है व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। ठीक है ना। दूसरा, भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। जिस लिपि में अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए। ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई और कहीं ना कहीं अशोक को अभिलेख की प्रेरणा मिली। अभिलेख की प्रेरणा अशोक को मिली कि स्तंभ लेख कैसे बनवाने चाहिए, किस तरीके से बनवाए जाने चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में पहली बार जानकारी, क्योंकि इसी के अभिलेख सबसे पहले हमको मिलते हैं, दिखाई देते हैं। ये एक कंसेप्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनानी आक्रमण, यानी कि 330, यानी कि जिस समय अर्मेनियन साम्राज्य था उसके लास्ट में आकर के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। सिकंदर बेसिकली कहां का शासक था? यूनान का, और यूनान में भी मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया, ठीक है ना। और 335 में पिता फिलिप की मृत्यु के बाद शासक बना था। पिता की मृत्यु के बाद यहां पर इसने शासक बना और इसने सबसे पहले 334 से लेकर के 330 बीसी में ईरानी या हखामनी साम्राज्य को हरा दिया था, जीता। और यह बात मैं आपको बता चुका हूं, अर्वेला के युद्ध में डेरियस को पूरी तरीके से हरा करके खत्म कर लिया और 328 तक पूरी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं वो यहां से होते हुए भारत की तरफ प्रवेश करता है और कहां कहां से किस किस तरीके से आता है, किस किस तरीके से भारत में एंटर करता है, कहां कहां पर ये देखता है। तो आप देख सकते हैं यहीं पर आप देखेंगे तो उसने कुछ प्रमुख नगर बनाए हैं। एक है आपका ये रहा अलेक्जेंड्रिया इन अर्कोशिया में, यानी काबुल कंधार में उसने ये बनाया। एक बनाया काकेसस में अलेक्जेंड्रिया, यहां पर बनाया उसने। एक अलेक्जेंड्रिया उसने यहां पर भी बनाया, यानी 3 सिकंदरिया के नाम से उसने शहर बसाए। कुछ शहर उसने बुकाफेला और निकैया यहां पर बसाए। ये देख रहे हैं आप 2 शहर, ये आपके
ब्यास नदी के पास, बुकाफेला और ये। तो इस तरीके से वो यहां से एंट्री करता है और जीतते हुए, विभिन्न राज्यों को जीतते हुए ये इस तरीके से घूमता है और आकर के फिर से होते हुए इस तरीके से आता है और यहां से इस तरीके से एंटर करते हुए यूं और वापस फिर यहां से एक रास्ता यहां से निकल जाता है और एक यहां से होकर के गुजर जाता है, वापस चला जाता है। यानी कि वापस जाते समय उसके पास दो रास्ते हैं और आते समय एक रास्ता है। ठीक है ना? तो ये इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे है। सिकंदर, आप अच्छे जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजय की नीति से प्रेरित था और वो चाहता था विश्व विजय करे। तो उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी अकेमेनियन साम्राज्य को जीत लिया और उसके बाद हिंदुस्तान की ओर रुख किया। उसका जो मकसद था वो था कि गंगा के क्षेत्र तक कब्जा करना, गंगा के क्षेत्र तक। ठीक है ना? ओके एवरीवन। तो उसने अब भारत पर आक्रमण का प्लान बनाया। आक्रमण की योजना बनाई और उसने सेना के दो भाग में बांटा। बोले एक सेना का हिस्सा उसने अपने हेफेस्टन और पॉडिक्स के अंडर में रख दिया। हेफेस्टन और पैडिक्सस के अधीन रखा। बोले कि एक सेना का हिस्सा आप लोगों के अधीन रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है स्वयं के अधीन रखा, के अधीन रखा। ठीक है ना? स्वयं के अंडर में रखा। और यहां से जो स्वयं लेकर के चला, तो यहां से उसने सबसे पहले सिंधु नदी से पूर्व ही कई महत्वपूर्ण राज्यों को उसने जीता। ठीक है ना? कौन कौन से राज्य जीते? तो सिंधु नदी से पहले, यानी सिंधु के पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिम में उसने, यानी कि इस नदी से पहले ही उसने कई सारे राज्यों को जीता, एक एक करके। तो देखिए, प्यूकिलाटिस पहला राज्य है, प्यूकेलाटिस। दूसरा है अश्वलायन। अश्वलायन भी कैसे कहते हैं इसको, अस्वायन भी कहते हैं, अस्वायन भी कहते हैं, इसको भी जीता। एस्केनोस भी कहते हैं, तीसरा राज्य जो है एस्केनोस। इन तीनों राज्यों को जीता। और उसके आगे वो बढ़ता रह गया। ठीक है ना? तो इसको हरा करके वो उसने सिंधु नदी को पार किया और उसके बाद सिंधु नदी को पार करने के बाद सबसे पहले उसको मिला सिंधु के पार, ध्यान रखिएगा, सिंधु पार सबसे पहले मिला तक्षशिला। और तक्षशिला का शासक आंभी। और इसने युद्ध पूर्व ही समर्पण कर दिया। युद्ध पूर्व यानी बिना युद्ध के ही इसने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। दूसरा था पुष्कलावती। यहां का शासक है सृंजय। इसने भी आपका समर्पण कर दिया। ठीक है ना? एक तीसरा है अभिसार राज्य। अभिसार राज्य ने भी, अभिसार के शासक ने भी क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। ठीक है ना? और इसके आगे राज्य था पुरु का। चौथा राज्य है पुरु, झेलम और चिनाब नदी के बीच में। झेलम और चिनाब नदी के बीच में, ध्यान रखिएगा।
तो पुरु राज्य है झेलम और चिनाब नदी के बीच। ये याद रख लीजिएगा कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां का शासक है आपका, नाम तो पता ही होगा, क्यों याद है कि नहीं, पोरस। पोरस। और यहां पर एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। ये रहा हाइडे स्पीच का युद्ध का मतलब है आपकी झेलम नदी। ध्यान रखना, हाइडे स्पीच का मतलब होता है झेलम नदी। झेलम नदी को ही हम हाइडे स्पीच कहते हैं। और बाकी कहानी आप जानते ही हो कि पोरस जो है ये हारा, लेकिन सिकंदर ने इसे मित्र बना लिया, मित्र बनाया। क्योंकि इस तरह की घटना हुई थी कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया, झेलम के बाद झेलम नदी पार की, झेलम पार कर चिनाब नदी पर पहुंचा, चिनाब पर पहुंचा तो झेलम को जीत लिया, सारी चीजें हो गई, चिनाब नदी के पास पहुंचा। और चिनाब नदी को कहा जाता है अकेसिस। क्या कहते हैं, अकेसिस। चिनाब नदी को हम अकेसिस कहते हैं। और यहां पर इसने कई सारे छोटे छोटे राजाओं को हराया। यहां पर कई जातियों प्लस राज्यों को हराया। छोटी मोटी बहुत सारी जातियां थी, ठीक है ना। कथेपोई है, संभूति है, नीस है, ऐसे कई सारी जातियां हैं जिनको इसने हराया था। और सबने फिर हार करके अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद ये इसको क्रॉस करके रावी को भी पार किया, पार करके ब्यास नदी तक पहुंचा। कौन सी नदी तक, रावी को पार करके कहां पहुंचे, ब्यास नदी। और ब्यास नदी को कहा जाता है हाइफेसिस। ध्यान रखना, ब्यास नदी का नाम है हाइफेसिस, यानी कि यूनानी भाषा में इसका नाम हाइफेसिस रखा था। और इसके बाद सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ने से इनकार किया, आगे बढ़ने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब बाकी आप जानते हो कि क्यों इनकार कर दिया। अब वही थी कि यहां पर आपके कौटिल्य भी आकर के मिला, कौटिल्य चंद्रगुप्त आया, बहुत सारे जो साधु संत ऋषि मुनि थे उन्होंने यहां की सेना में बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाई, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हुई अल्टीमेटली, और ये लोग डर गए। इनके डरने का एक बड़ा कारण और भी बताया जाता है। इनके डरने का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि सेना के डरने का एक कारण और भी है कि नंदवंश की सेना तो है ही है, नंदवंश की सेना है, सब कुछ है, ओके। लेकिन एक और सेना के बारे में चर्चा मिली थी, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो, और वो था गंगा हृदय की सेना। अब गंगा हृदय कौन, बोले कि गंगा हृदय की सेना का मतलब है ये बंगाल का राज्य था, बंगाल के शासक हैं, और इनकी सेना इनकी तरफ चली आई थी। एक समय पर महापद्म नंद ने गंगा हृदय जो राज्य था बंगाल का,
उसको जीतने का प्रयास किया था। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मगध साम्राज्य बंगाल तक नहीं पहुंचा था। मगध साम्राज्य का जो मैक्सिमम विस्तार था वो कहां तक था? अंग क्षेत्र तक। तो अंग क्षेत्र के आगे आपका जो क्षेत्र था वो गंगा हृदय का था। और कहा जाता है कि गंगा हृदय की सेना में लगभग 4000 हाथी थे। कितने? 4000 हाथी। और जब इसके बारे में सुना गया कि भाई उसके महापद्म नंद के साथ में गंगा हृदय की सेना आ चुकी है, सारी चीजें हैं और इस तरीके से हो रहा है, तो इसके बाद उनके पैर उखड़ गए और उनको घर की याद आने लगी। काफी लंबे समय से बाहर थे, सारी चीजें थी, तो घबरा गए वो। और कहते हैं ना कि जब अंत नजदीक आता है और उनको दिखने लगता है कि वापस लौटे ना लौटे, तो इंसान को ऐसी कंडीशन में अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की, अपने परिवार की याद आती है। तो ये लोग भी उसी तरीके से डर गए और उनको अपने घर की याद आने लगी थी। और अल्टीमेट यही हुआ कि 326 में हार करके 326 बीसी में सिकंदर लौट गया और लौटते समय उसने सेना के 2 भाग किए, एक स्थल और एक जल, समुद्री मार्ग से। और जल का जो नेतृत्व है वो न्यारकस को दे दिया। इसका जो नेतृत्व है वो किसको दे दिया? न्यारकस को, ठीक है ना। और स्वयं एक जो स्थल है वो क्रेटेरस को दे दिया। क्रेटेरस और सिकंदर दोनों इसी रास्ते से लौटना शुरू किए, स्थल मार्ग से। और इन्हीं का आगे जाकर के एक युद्ध होता है। युद्ध हुआ। जब ये आगे बढ़े तो इनके साथ एक जनजाति ने इनके साथ युद्ध किया था। मल्लोई जाति है। कौन सी? मल्लोई। मल्लोई जाति, ठीक है ना। और इसमें, इस युद्ध में सिकंदर घायल हुआ। ठीक है ना। और जब घायल हो गया तो ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। और मात्र उस समय 33 वर्ष का युवा था ये। 33 वर्ष की आयु में ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन जाते समय इसने अपने साम्राज्य का इसने विभाजन कर दिया था। साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। सिंध के पश्चिम का, सिंध के पूरब का। ये रहा, ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु है। तो पूरब में 1 2 3 और इधर 1 2 3, टोटल मिलाकर के 6 राज्य इसने विभाजित कर दिए थे। पश्चिम में है पैठन, निकेनर और फिलिप्स का। पैठन, निकेनर और फिलिप्स, 3 लोगों को अपना राज्य दे दिया इसने। पैठन का, निकेनर का और इसका, ठीक है ना। और जो पूरब में है उसके 3 भाग किए। एक राज्य दिया पोरस को, और पोरस को दिया झेलम से लेकर के ब्यास तक का हिस्सा, पूरा का पूरा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, यानी 4 नदियों का पूरा क्षेत्र उसको दे दिया। पहले जरा सा क्षेत्र था, अब लौटते समय उसको और ज्यादा दे दिया। दूसरा है आंभी। आंभी को सिंध से लेकर के झेलम तक का हिस्सा दिया। बोले कि झेलम से इधर का इसके पास है और इसके पास इसका है। और जो अभिसार है, अभिसार को कश्मीर का हिस्सा दे दिया, कश्मीर का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये तीनों क्षेत्रों है कि किस किस को कौन कौन से हिस्से दिए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, एक गंगा हृदय। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग आराम से इस पर जाकर के गूगल करके देख लीजिएगा कि गंगा हृदय नाम का व्यक्ति कौन है। जनरल सामान्य इतिहास की किताबों में ये नहीं मिलता। अब बात आती है कि इसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा।
तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसके प्रभाव के संदर्भ में। तो देखिए प्रभाव तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि देखिए भारतीयों के भारत के यूनान से संबंध बने, ठीक है ना। नए व्यापारिक मार्ग खुले, कला की इंडो ग्रीक शैली विकसित हुई, गांधार केंद्र बना, ठीक है ना, ये बना। चौथा, भारत में उलूक शैली के सिक्के चलाए गए, उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। क्या हुआ? उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। साथ के साथ आपको नक्षत्र विज्ञान की जानकारी मिली, विज्ञान में योगदान मिला, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज छठा, भारतीय इतिहास की तिथि की समस्या सुलझ गई। जब इसने आक्रमण किया तो समझ लीजिए कि उसी से डेट करने लगे कि सिकंदर के आक्रमण के 3 वर्ष के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को साम्राज्य से हटा दिया। तो इसके जाने के बाद किस डेट से? 323 ईस्वी से। इस तरीके से इतिहास की डेट बदलती चली गई। तो ये आपके सारे के सारे कंसेप्ट हैं जो आप देख सकते हैं। और एक चीज और देख सकते हैं, वो है आपका भारत में 2 नए शहर बसाए थे, शहर बुकाफेला और निकैया। बुकाफेला ये उसके घोड़े के नाम पर है, और ये उसकी विजय के नाम पर, विजय की याद में ये 2 शहर उसने बसाए थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहते थे, और मैं चाहता था कि इन सारी चीजों को एक जगह पर नोट करके आप लोग देख सकते हैं। अब सोचिए कि इतना करने के लिए आपको 10 किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम चल जाएगा बस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और आप में से जिस किसी छात्र को 2026 और 2027 के लिए टारगेटेड बैच ज्वाइन करना है तो अभी आप P2I फाउंडेशन बैच में, न्यू ईयर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और MK लाइव कोड के माध्यम से आपकी फीस डिस्काउंट होकर के 28,999 और 34,999 हो जाएगी। और इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट जो है आपकी 15 जनवरी है। तो जल्दी कीजिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि आप टारगेट तरीके से मेरी गाइडेंस पे तैयारी कर सकें। और ये मैंने आपको बताया कि सैटरडे को 12 बजे आप लोगों के लिए 2025-2026 में जो प्री एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक मैराथन सेशन मेरे तरफ से 1857 से 1947 का स्वतंत्रता संग्राम, कंप्लीट स्वतंत्रता संग्राम, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। और बाकी कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरे। लेकिन हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बार कोड है टेलीग्राम ग्रुप का, इसको भी आप देख लीजिएगा। और MK लाइव कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो आपको डिस्काउंट भी शायद ना मिले। और मेरी गाइडेंस तो खैर सबके लिए अवेलेबल है ही। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।